बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो हैं ये कुछ इसका जो है वो इंट्रोडक्शन प्रीवियस चैप्टर में जो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो था वो देख लिया था। आइसोटोप्स फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे सोडे वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम आइसोटोप्स को डिस्कवर किया था। अब सिंपली हम सबसे पहले देख लेते हैं आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है। आप इस यहाँ पर इस पेज पे बोल्ड लेटर्स में देख सकते हैं। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स जो हैं वो किसी भी एलिमेंट के वो एटम्स हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, और मास नंबर डिफरेंट होने की वजह क्या होती है? मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है? वो इस वजह से डिफरेंट होता है क्योंकि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा है, एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, और एटम न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसोटोप्स जो है उनमें एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है। तो मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर किस वजह से होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि आइसोटोप्स का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी है आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स जो हैं वो किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है। और मास नंबर किस वजह से डिफरेंट होता है? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दैम। ठीक है, अब इसी बेस पे आइसोटोप्स जो हैं उनकी एक और जो है वो प्रॉपर्टी वो ये है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स और उनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करती हैं। और जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मास पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, और मास किस वजह से होता है? न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इनके चूँकि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं इसलिए इनका मास डिफरेंट होता है, और मास डिफरेंट होता है तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने जो है वो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लिए हुए हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी किया है। हाइड्रोजन जो है वो उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन 3 ट्रिटियम है। ठीक है, प्रोटियम जो है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन होता है, और ट्रिटियम जो होता है उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आप इनकी जो है वो देख सकते हैं कि अगर हमारे पास वाटर देखा जाए तो वाटर का फार्मूला होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर नॉर्मल जो पानी है उसकी हाइड्रोजन प्रोटियम वाली हाइड्रोजन होती है उसके अंदर, अगर हम उस प्रोटियम वाली हाइड्रोजन को ड्यूट्रियम से रिप्लेस कर दें तो उसका फार्मूला होता है D2O। ठीक है, और उसे हम कहते हैं हैवी वाटर। आप उनका कंपैरिजन देख सकते हैं। ऑर्डिनरी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0.00 डिग्री सेल्सियस होता है, हैवी वाटर का 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हैवी वाटर का 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिमिलरली डेंसिटी देख सकते हैं आप, उसकी 0.99701 है और उसकी 1.1044 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम ये देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है वो उनमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। यहाँ पर फिगर 2.5 में आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो है वो तीनों में सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। प्रोटियम में आप देख सकते हैं कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12 कार्बन 12 जिसे कहते हैं हम, C13 C14। ठीक है, और जितनी भी कार्बन होती है वो मोस्टली C12 ही होती है। C13 और C14 के एटम्स कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन में मोस्टली हाइड्रोजन प्रोटियम होती है, ड्यूट्रियम ट्रिटियम के एटम जो हैं वो कम होते हैं। ठीक है, अब इसमें C12 C13 और C14 के अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें और इनकी परसेंटेज अबंडेंस देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C12 जो है उसकी परसेंटेज है 98.8, C13 की परसेंटेज है 1.1 और C14 की परसेंटेज है 0.009%। इसमें जो C12 की परसेंटेज है ये अक्सर MCQs में पूछ ली जाती है कि कितनी परसेंट होती है, तो आप ये जो है वो मेमोराइज़ कर लें इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आप देख सकते हैं कि हमारे पास C12 है, C13, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रोटॉन तो देखें C12 जो है उसमें 6 हैं, तो डेफिनेटली तीनों में 6 ही होंगे प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होते हैं। आप इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन भी आप बता सकते हैं। C12 जो है उसके अंदर 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं,
जो C13 है उसमें 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं और C14 में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये आप अपनी बुक्स पे जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके लिए एक्टिविटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन जो है इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इसमें जो है वो इनकी परसेंटेज जो है वो 75% होता है, 35, और क्लोरीन 37 जो है वो 25% होता है। ठीक है, क्लोरीन जो है ये ग्रीनिश येलो गैस होती है। ठीक है, इसकी बहुत इरिटेटिंग पंजेंट स्मेल होती है और ये वाटर में सॉलेबल होती है, फेयरली सॉलेबल होती है। ठीक है, अब आप एक्टिविटी में देख सकते हैं 75.77 कौन सा आइसोटोप है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लोरीन 35 और 24.23 पे आप लिख सकते हैं क्लोरीन 37। ठीक है, यहाँ पर आपने इसमें जो है वो इसकी फिगर में आप देख सकते हैं कि जो 35 वाला है उसमें 17 प्रोटॉन है और बाहर 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन इसमें 18 है, और जो 37 वाला है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगेन सेम है और न्यूट्रॉन जो है वो इसमें डिफरेंट है, 20 है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आइसोटोप्स ऑफ यूरानियम है। यूरानियम के आइसोटोप्स 3 होते हैं, 234, 235 एंड 238। इसमें से जो 235 है वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें 238 वाला जो आइसोटोप है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती नहीं है कि इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया करें या एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज़ करें, और U34 जो है वो होता ही बहुत रेयर है। आप इनकी परसेंटेज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 99.27 238 है, 235 जो है वो 0.72% है। इतनी थोड़ी सी परसेंटेज होने के बावजूद भी यूरानियम जो है वो इतने लार्ज स्केल पे एटॉमिक बॉम्ब्स में एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि इसकी जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, वो इस रिएक्शन की वजह से होती हैं। यूरानियम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो वो थोरियम में चेंज होता है, डिके हो जाता है और उससे हीलियम पार्टिकल बनते हैं। ठीक है, और ये होती है 238 की डिसइंटीग्रेशन। 235 की जब डिसइंटीग्रेशन होती है तो उसमें बहुत न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं और बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि अगर हम 1 किलोग्राम यूरानियम को अगर हम यूज़ करें तो उससे जितनी एनर्जी जनरेट होती है वो अगर हम 17,000 किलो कोयला जलाएं उससे ज़्यादा 1 किलो यूरानियम की एनर्जी जो है वो होती है। ठीक है, सो दिस इज़ द पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ यूरानियम 235। नेक्स्ट इज़ द यूजेस इसमें हैं जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जो रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, इसमें उनके यूजेस बताए गए हैं। सबसे पहला जो है वो आयोडीन 131 का यूज़ है। इसको हम थायराइड जो है उसकी प्रॉब्लम है उसकी डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, आयोडीन मिला नमक यूज़ किया जाता है। आपको पता है आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, तो ये जो है वो इसकी डायग्नोसिस में यूज़ होता है। थायराइड जो है वो हमारे गले में ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें थायराइड ग्लैंड कहते हैं। उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होने की वजह से जो है वो गॉइटर हो जाता है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। Na24 सोडियम का जो आइसोटोप्स है ये फ्लो ऑफ ब्लड को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि फ़्लो ऑफ ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ कॉन्स्ट्रिक्टेड है, यानी कहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं, कहाँ पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद आयोडीन 123 जो है ये ब्रेन की इमेजिंग में यूज़ होता है, यानी ब्रेन की जब इमेजेस लिए जाते हैं उसमें हम जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करते हैं वो 123 होता है। आयोडीन कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्बन 14 जो है ये ट्रेसेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन में यूज़ होता है। जैसे सल्फ़र 35 जो है उसको यूज़ किया जाता है थायोसल्फेट आयन की डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो है उनको हम केमिकल रिएक्शंस का मैकेनिज़्म भी स्टडी करने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितनी भी जो आर्कियोलॉजी की स्टडी है, यानी पुरानी चीज़ों की जो स्टडी होती है उसको भी स्टडी करने के लिए हम जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग C14 की टेक्निक यूज़ करते हैं इसके अंदर। सो ये इसके यहाँ पर जो है ये C14 की जो रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग है वो इस साइड बॉक्स में उन्होंने इसको बताया गया है कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन बेसिक यूनिट है, तो कार्बन में कार्बन 14 भी होता है। तो जहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डीके हो रहा होता है वहाँ पे कार्बन 14 मौजूद होता है। तो कार्बन 14 जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। हम उसकी हाफ़ लाइफ से जो है वो बैक कैलकुलेशन करते हुए किसी भी जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं उनकी एज जो है वो हम डिटरमिन
कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।